गांव के और गांव तालुक और आसपास के गांवों से आए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, जहाँ तक मेरी बात जारी है, हमारी मातृशक्ति, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे गांव तालुक का, आपके इलाके का, इस आंदोलन में आपके गांव का बहुत अच्छा योगदान इसमें रहा है। आपके युवाओं का, आपके बुजुर्गों का बहुत अच्छा इस आंदोलन में योगदान रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह से योगदान बना रहेगा। ये आंदोलन नहीं, धर्म युद्ध है, मानवता को बचाने का धर्म युद्ध है। और शायद अगर हम ये युद्ध हार गए तो शायद हिंदुस्तान के जनमानस के लिए बहुत बुरा टाइम फिर आने वाला हो। इन कानूनों के माध्यम से पूरे देश के भोजन के बिना तो कोई जीव जिंदा नहीं रहेगा, और जिंदा रहने के लिए तो आदमी कुछ भी करेगा। पूरे देश के भोजन के चंद कंपनियों का कब्जा होगा इन कानूनों से, और जब पूरा भोजन कंपनियों के पास जाएगा, हालांकि पैदा करने वाले आप हो, लेकिन आगे आप पैदा करने वाले भी नहीं बचोगे। आगे जो कानून आ रहे हैं उनमें अभी जो कानून बने हैं ये एग्रीकल्चर बिजनेस के बने हैं, खेती व्यापार कानून है, और उसके इसमें जो एक हिस्सा है ठेका प्रथा का, वो है कि खेती कंपनियों की तरफ जाए। और अगली जो पॉलिसी आ रही है उसमें खेती कंपनियां करेंगी। 2 एकड़ 5 एकड़ का मालिक खेती नहीं कर पाएगा, महंगी खेती पड़ेगी उसको। और क्योंकि WTO में हमारी सरकार चली गई, इसलिए अमेरिका की खेती से अपनी खेती ने मुकाबला करना है। अमेरिका में जो एवरेज है वो 10 वर्ग किलोमीटर जमीन है प्रति किसान के पास। वर्ग किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर चौड़ी, इसको बोलते हैं 10 वर्ग किलोमीटर। इतनी जमीन की एवरेज है। किसी के पास 50,000 एकड़ भी है। आपके पास 82% लोग हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। हिंदुस्तान की तरह जमीन है, इसलिए हिंदुस्तान की तरक्की नहीं है। लेकिन अब कानून ये बढ़ गया है कि अगर गेहूं अमेरिका से सस्ती मिलती है तो अमेरिका से खरीदें, अगर हिंदुस्तान के भारत के किसान से सस्ती मिलती है तो भारत से खरीदें। तो सीधी सी बात है, जब बड़ा प्लाट में खेती होगी, एक ही जगह एक ही आदमी के पास 20,000 एकड़ होगा तो उसको सस्ती पड़ेगी, उसकी सारी खेती मशीन से होगी। और इस तरह करके आप आज देख रहे हैं, अगर आप आज बाजार में गेहूं बेचने जाएं तो आज 1600 का भाव है। अगर आप बाजार में बाजरा बेचते हैं तो 1200 रुपये का भाव है। MSP तो 2200 रुपये है। गेहूं का MSP तो 1950 था, लेकिन आज आप बाजार में बेचो तो 1600 रुपये है। तो वर्ल्ड मार्केट से आपको मुकाबला करना है। मक्का आप खरीदोगे तो बाहर से 1600 रुपये, 1100 रुपये मिल जाएगा। आप ब्राजील से चीनी खरीदोगे तो आपको 25 रुपये मिल जाएगी। अगर आप मलेशिया से खाने वाला तेल खरीदोगे तो आपको यहाँ से आधे रेट में मिल जाएगा भारत से। तो ये जो वर्ल्ड मार्केट में हमारा देश चला गया, WTO में जो चला गया है, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है, तो उसमें आपको मुकाबला अमेरिका जैसे देशों से करना है, और वो किसी हाल में हो नहीं सकता। इसलिए जो अगला पड़ाव है वो ये है कि आगे कंपनियां खेती करेंगी। एक ही जगह पे 2,000, 5,000, 10,000 एकड़ का प्लाट होगा और उसमें सारी कंपनियां खेती करेंगी, आप लोग खेती कम नहीं बचेगी। तो इस पॉलिसी पे देश चल गया। ये तो खेती का मामला बता रहा हूँ, वैसे देश के जितने बिजनेस है, दुनिया के तरह के कह लीजिए जितने बिजनेस है वो सब कंपनियों में डाले। उदाहरण के तौर पे हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटलों में कंपनियां आ गई, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल कंपनियों ने खोल लिए। आप एक आदमी इलाज कराओ तो 1 लाख रुपए करा के दवा देंगे। बरौंदे का कारोबार पोल्ट्री फार्म होता है, इसमें एक अंडे वाली मुर्गी कुत्ते बरौंदे होता है। बरौंदे में 2004 में कंपनी आई है, आज 95% कारोबार कंपनी पहुंच रहा है। सेब है, सेब में छोटे व्यापारी को भगा दिया गया है, बड़ी कंपनियों के पास आ गया है। आज अडानी 25 रुपए में सेब खरीद रहा है और 250 रुपए में बेच रहा है। तो 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी महाराष्ट्र की सरकार ने, आपसे 50 रुपए दाल गिरती थी और फिर आप लोगों को वापिस 200 रुपए किलो में बेची थी। तो पूरा जो पूरा कब्जा है, रोटी के ऊपर जो कब्जा है वो पूरा कंपनियों का होगा, और जब कंपनियों का कब्जा होगा तो फिर वो देश को भूखा मारेंगे। तड़पता आदमी किसी भी भाव पे खरीदेगा, तड़पता आदमी उनकी कोई भी बात मानेगा। तो इसलिए ये आंदोलन लड़ना जरूरी है। हमारी आज की जो देश की 60% आबादी है उसकी जीविका खेती है, और खेती जो है ये सारे का सारा कारोबार इसका, चाहे वो पार्टी इसके साथ जुड़े हैं, चाहे व्यापारी इसके साथ जुड़े हैं, चाहे मजदूर इसके साथ जुड़े हैं, जमीन के मालिक जुड़े हैं, इन सब का कारोबार छीन के कंपनियों के पास जाएगा। बाजार का कारोबार की जो बाजार है, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस 2024 तक 4 गुना होने वाला है। पूरा बाजार का कारोबार भी कंपनियों को जाएगा, बाजार भी खाली होगी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो जाएगी। अमेरिका में तो जनसंख्या कम है, वहां तो जिंदा रहने की सरकार की गारंटी है। वहां तो आदमी बीमार होगा, उसको टेलीफोन करना है, एम्बुलेंस आएगी, बीमार आदमी को लेके जाएगी, इलाज करा के घर छोड़ ले जाएगी। अगर आप वहां का नागरिक बच्चा पाल सकता है तो ठीक है, वरना बच्चा सरकार ले जाएगी, सरकार पालेगी। बच्चे की पढ़ाई का खर्चा हमारा सरकार का होगा। बच्चे जो बेरोजगार कोई हो गए लड़का, अगर उसको काम नहीं मिलता, तीसरे दिन महंगाई हो तो बेरोजगारी भत्ता उसके घर पे आ जाएगा। यानी जिंदा रहने की गारंटी है, वहां उसकी अगली पीढ़ी को भी जिंदा रहने की गारंटी सरकार की है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आप लोगों की जो अगली पीढ़ी है उसके पास रोजगार नहीं है। आज जो बच्चे हैं, आज 25 साल के, 30 साल के, 20 साल के, वो जो रोजगार के लिए कहीं जा रहे हैं, जो कहीं शहर में, कंपनी में, फैक्ट्री में कहीं काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आज उनको 6,000, 7,000, 8,000 लेबर कानून भी तोड़ दिए गए। लेबर कानून की सारी कंपनियों में छूट कर दी। पहले 8 घंटे काम करवा सकते थे, 12 घंटे करवा सकते थे। तो 8 घंटे के कम से कम 9,500 हरियाणा सरकार के, अगर 12 घंटे की 11 घंटे की गिनती में 15,000 रुपया बनता है, लेकिन आज 7,000 में आपका वेतन मिल रहा है, और 7,000 भी कहीं मिलते नहीं, उसकी भी कहीं मिलने नहीं, वो भी ठेके में दे दिए गए। अगर कहीं मान लीजिए एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में 100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो 100 सिक्योरिटी गार्डों का ठेका एक आदमी को दे दिया गया, और वो एक ही आदमी 3,000 रुपये उस सिक्योरिटी गार्ड से हर महीने कमीशन लेता है, तब उसको रखता है। तो ये जो सिस्टम खड़ा यहाँ पे हो गया है, इसमें हम या हमारी आने वाली नस्लें, उनके जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लड़ना हमारी मजबूरी है। अब तक 700 किसानों के करीब आंदोलनों में शहीद हो गए हैं। कहीं हमें हिंदू सिख के नाम पे लड़ाया जाता है, कहीं हमें दलित और जाट के नाम पे लड़ाया जाता है, कहीं हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाता है, और हम लड़ते भी। हमारे में जाति का भूत सवार हो जाता है, हमारे में धर्म का भूत सवार हो जाता है, हम लड़ते हैं और कुछ बुरा मान्यता पैदा होता है। यानी आज आप दूसरी आर्थिक गुलामी में फंस गए हो। एक तो गुलामी होती है ना राज की, भैया, एक होती है आर्थिक गुलामी,
आज आप आर्थिक गुलामी में फंस गए हो। आर्थिक गुलामी का मतलब होता है पहले भूख दो फिर भीख दो, पहले कंगाल करो फिर आप 6,000 रुपये साल के, यानी 2,000 उन्होंने दिए इलेक्शन से पहले और 2,000 भी उन्हें मिलता। पहले भूख दो फिर भीख दो। वहां पे हम पहुंच गए हैं। आज 20 करोड़ लोग हमारे देश में गरीबी इस स्तर पे आ गए हैं कि उनको पेट भर का खाना नहीं मिलता। आज 32 मिनट में एक किसान कर्जे में आत्महत्या करता है। अन्नदाता, देश का पेट भरने वाला, हर 32 मिनट में एक किसान कर्जे से करके आत्महत्या करता है। कितना कर्जा है आपके पास? किसी के पास 2 लाख होगा, किसी के पास 5 लाख होगा, और वो भी आपके कारण नहीं होगा, वो भी सरकार की नीतियों के कारण हुआ। इसलिए नीतियों के कारण हुआ कि आप जो पैदा किया उसकी कीमत बड़ी नहीं है। हर 7 साल में किसान की आमदन दूसरे वर्ग से आती रह जाती है। हर 7 साल सरकार का आंकड़ा है, हर 7 साल में किसान की आमदन दूसरे वर्गों से आती रह जाती है। उदाहरण दे देता हूँ आपको। अगर 1967 में कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपये थी, आज उसकी बढ़ के 40,000 हो गई, यानी 400 गुना बढ़ गई। और आपका जो गेहूं का भाव था वो 1967 से आज तक केवल 29 गुना बढ़ा है। अगर आपका भाव भी 400 गुना बढ़ जाए तो आज भी उत्तम खेती, आज भी आप बाजार के लेवल पे खड़े हो। आप सोना खरीदते हो, सोने के चूंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना था, आज 25 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना है। 1 तोड़ा सोना खरीदने में ही आपको 10 गुना गेहूं ज्यादा देनी पड़ेगी। ये कारण आपको टूटेगा। और फिर उसके ऊपर क्रूरता, अगर आप 2 लाख का कर्जा नहीं देते हो तो बैंक वाले आते हैं, कुर्की करते हैं, किसान मर जाता है। पूरे देश का जो एग्रीकल्चर का कर्जा है वो करीब 7.5-8 लाख करोड़ का है। एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें, शुगर मिलों का, सेलरों का, इनका कर्जा अलग कर दें तो एग्रीकल्चर का जो कर्जा है वो 7.5-8 लाख करोड़ का है, जिसमें हर 32 मिनट में एक किसान मरता है। और इसी देश में 50 हजार करोड़ एक ही आदमी ने मार दिया। यानी आज 15 लाख करोड़ का एनपीए जिसको बोलते हैं, जो बैंकों का मार लिया और बैंक के पास कोई रास्ता नहीं है उस पैसे को वापस देने का। 15 लाख करोड़ जो उसमें सारा का सारा कारपोरेट का है। यानी चंद लोगों ने देश का 15 लाख करोड़ मार लिया और एक भी आदमी ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उनके लिए कानून दूसरे हैं, आपके लिए कानून दूसरे हैं। इसलिए ये लड़ाई जो है बड़ी कड़ी होकर लड़नी पड़ेगी। अभी हम यहीं लड़ रहे हैं, अभी हम आपस की गुटबाजी लड़ रहे हैं। बचोगे कहाँ? गुटबाजी तो तब रहेगी जब जिंदा रहोगे तो। आपकी गुटबाजी इतनी है, हाँ उधर चला गया तो मैं नहीं जाऊंगा, उधर चला गया तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या है ड्रामा? दुख हुआ मुझे, इसी गांव में दुख हुआ। एक कहता है झाड़ा नहीं, दूसरा कहता ना गया तो मर जाऊंगा। मैं बेनती करना चाह रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। आखिर लड़ाई तो हमारे जिंदा रहने की है, हम अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? कैसे जीतोगे, कैसे बचोगे? अरे ये तो वो लड़ाई है जिसमें हम सब इकट्ठे होकर लड़े तब भी जीतना मुश्किल है। 700 मर गए हैं कि सड़कों में बैठे, किसने पूछा है? अभी हम फिर गुटबाजी में बटे, अभी हम फिर छोटे स्तर पे लड़ेंगे। इससे बहुत तो मिलना पड़ेगा। भूल जाइए निकली चीजों को। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरे पास वोट नहीं डाली, उसने उसके पास वोट डाली, उसने उसके पास वोट डाली, उसने उसका क्या माना था, इन चीजों
बीचों में अगर फंस गए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। आज हमें लड़ना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अरे ये 90 साल के बुजुर्ग आपके सामने बैठे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे 80 साल के 90 साल के बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। और वाकई नहीं बचेंगी, मजाक मत मानना मेरी बात का। आपकी आने वाली नस्लों को मजदूरी भी नहीं मिलेगी, किसी और चक्कर में रहेगा, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, भीख भी नहीं मिलेगी, ये हाल होने पड़ा। आप बहादुर कौन हो? इस इलाके के लोग पूरे देश के अंदर सबसे बहादुर माने जाते हैं। लेकिन हमें बहादुर सरकार के लोग भाई आपसे नहीं, आपसे तो भाई है। तो ये गलती भी कर देता है, कोई बात नहीं, छोटा भाई के बच्चा है, उनको हो जाएगी। इसलिए इस लड़ाई को हमने मुकाम तक पहुंचाना है। उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल जाटों की नहीं है, ये लड़ाई केवल पंजाब की नहीं है, ये केवल लड़ाई केवल सरदारों की नहीं है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक की है। समझाना पड़ेगा, अपने मजदूरों में भी चाहिए। हम तो अपने खेत में अपने गेहूं धान अपने ये बीज लेंगे, लेकिन जो मजदूर भाई हैं वो तो सारे का सारा मोल लेके खाएंगे। पूरे का पूरा राशन कंपनियों से खरीदना पड़ेगा, उनसे खरीदना पड़ेगा पूरे का पूरा राशन। कंपनी कोई परमात्मा नहीं होती, उनका भगवान कैसा होता है? वो ये नहीं देखते कि लागत कितने की आई, बेचना कितने में है। वो ये देखते हैं कि तेरे को जरूरत कितनी है, कितने में खरीदेगा, उसके हिसाब से भाव तय करते हैं, ब्लैक करते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे शहर वाले भाई हैं, उनके पास भी जाइए, उनको भी समझाइए, उनको भी साथ में बोलिए और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाइए। और आप लोग धन्यवादी हैं जो आप कल विशाल यात्रा यहाँ से जाएगी। तो यहाँ के जो नौजवान हैं उनके धन्यवादी हैं। पहले भी वो बहुत से तरीके अपनाकर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, लोगों को जागृत करने के लिए, सरकार को अपना संदेश देने के लिए। तो उनके धन्यवादी हैं। जो है युवाओं की टीम है वो मिसाल में टिकरी बॉर्डर पर कल जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों का इस बार उन्हें धन्यवाद करूँगा। और एक लड़के ने यहाँ पे कोई जमीन भी है, मैं इन्होंने घोषणा की है कि मेरे पास 1.5 एकड़ जमीन है, मैं शहीद किसानों के स्मारक के लिए या जो भी चाहते हैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं प्रार्थना करूँगा, इनसे भी करूँगा और मैं प्रार्थना करूँगा सभी भाइयों से कि हमने इन्होंने दे दी, हमने ले ली, हमारे पास आई मांगी, लेकिन हम किसी का रोजगार नहीं चाहते कि उसकी आने वाली वो जमीन इनके खानदान की है, इनके परिवार की है, इनके पिता दादा परदादा की है, बुजुर्गों की है, तो इनके पास होनी चाहिए। तो हम धन्यवादी हैं कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन हमारे पास वो आई मान ली, लेकिन इनकी बात है कि प्रार्थना हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।